तो भारत सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो पहले नेशनल पेंशन स्कीम था यानी एनपीएस के जगह पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। और वो लोग फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, सभी तरह की एक गजट के जो गाइडलाइंस आ चुकी है। इसके पहले भी मैंने लगभग 3-4 वीडियो मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 करके मैंने वीडियो बनाया हुआ था। तो वो सिर्फ ड्राफ्ट था, वो देखिए वही ड्राफ्ट को हूबहू लगभग ले लिया गया। हाँ, चैप्टर जरूर थोड़ा इधर उधर हुआ है, लेकिन अब जो गजट जो है आपका जो जारी किया गया है, उसी गजट को मैं करके एक एक करके चैप्टर वाइज मैं आपके पास वीडियो तक पहुंचा रहा हूं। ये पहला चैप्टर में क्या है, चैप्टर 2 में क्या है, चैप्टर 3 में क्या है, सभी तरह की वीडियो मैं आपके पास लेके आऊँगा। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही और आपके व्यू देने से ही कहीं ना कहीं हमारे अंदर एनर्जी आती है और उस चीज़ों को मैं आपके पास तक पहुँचा पाता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं कि देखिए ये भारत सरकार का जो यूपीएस जो है, अब जो है आपकी कंप्लीट सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। और भारत के राजपत्र यानी द गजट ऑफ इंडिया में ये आपका यूनिफाइड पेंशन स्कीम पब्लिश हो चुका है। और जब ये पब्लिश हो गया है तो देखिए ये 19 मार्च 2025 को ये जो है गजट में आया। देखिए 19 मार्च 2025 को कह रहा है कि इसका नाम है पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, यानी पीएफआरडीए इसी को बोलेंगे, पीएफआरडीए। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन विनियम 2025 है। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें कौन कौन सी नियमावली है, क्या है, इसमें लगभग 13 जो मैंने बताया था कि इसमें लगभग 13 जो चैप्टर बनाया गया है। चैप्टर की संख्या कितनी है, 13, यानी टोटल 13 पॉइंट को इसमें क्लियर किया गया है। तो आइए हम लोग एक एक करके चलते हैं कि आपको प्रारंभिक चैप्टर 1 का नाम है प्रेलिमिनरी, यानी प्रेलिमिनरी का मतलब होता है प्रारंभिक, यानी प्रारंभिक पहला चैप्टर में क्या बताया गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। और पहली बार भारत में ऐसा हुआ है कि आपको कितनी बड़ी जो नियमावली है वो हिंदी में पब्लिश की गई है, गजट ऑफ इंडिया में हिंदी में, कि हर आम कर्मचारी जितने भी हैं, आम जनता भी इस चीज़ों को समझ सके। तो ये प्रेलिमिनरी जो है आपकी जो अध्याय 1 है यानी चैप्टर 1 है, इसमें क्या है, ये जो है इसमें जितने भी महत्वपूर्ण जो शब्दावली है उसी के बारे में बताया कि कौन कौन सी, कोई भी जब भी गाइडलाइंस आती हैं तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स आते हैं, इम्पोर्टेंट जो उसमें टॉपिक्स आते हैं, उन सभी की परिभाषा दी गई रहती है कि उस जो टॉपिक्स का इस जो चैप्टर में, इस पूरे यूपीएस की गाइडलाइन में उसका मतलब क्या है। क्लियर। तो उसकी बाकी सब चीज़ों की परिभाषा भी दी गई है कि इस यूपीएस की परिभाषा क्या होगी, उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स का मतलब मीन्स क्या होंगे। तो इसमें सबसे पहले देखिए, इसमें पहला दिया है कि संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। इसका नाम संक्षिप्त क्या होगा, कह रहे कि इन विनियमों को पेंशन निधि, देखिए इन विनियमों को क्या नाम, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण। देखिएगा, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना के संचालन विनियम 2025 कहा जाएगा। यानी इसका नाम क्या होगा, तो पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण विनियम 2025 इसका नाम दिया गया है इसमें ये। अब दूसरा नंबर में है कि इन विनियमों का उद्देश्य केंद्र सरकार वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या, ये दिया है अधिसूचना संख्या 1/3/2024 PR दिनांक 24 जनवरी 2025 के माध्यम से अधिसूचित एकीकृत पेंशन योजना को क्रियान्वित करने के लिए संरचना निर्धारित करना। इस योजना के कारण मैंने कुल मिला के इस यूपीएस का मतलब ये हुआ कि जो यूपीएस की तहत जो गाइडलाइन आई है उसको क्या है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उसको क्रियान्वित करना है, कैसे उसके बाकी इसमें जो जो अथॉरिटी आएगी, जो जो ऑफिसर्स इसमें नियुक्त होंगे उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, या ना उनकी ड्यूटी क्या होगी, उनकी जिम्मेदारियां क्या होगी, इन सभी चीज़ों की चर्चा की जाएगी। अगला है विनियम 1 अप्रैल 2025। इसी में देखिए बताया गया है कि ये विनियम कब से लागू होगा। विनियम जो है 1 अप्रैल 2025 से इम्प्लीमेंट में आएगा। दूसरा है परिभाषाएं, डिफिनीशंस। डिफिनीशंस में क्या क्या है, जरा इन चीज़ों को समझेंगे। कह रहे हैं कि इन विनियमों में जब तक कि अन्यथा संदर्भित न हो, अधिनियम का अर्थ है, इसमें अधिनियम का अर्थ है पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013, अधिनियम का मीन्स है इसमें। अगला दिया है प्राधिकरण का अर्थ है पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 की धारा
3 की उपधारा की 1 के अंतर्गत स्थापित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण। स्वीकार्य भुगतान का मतलब वह है कि जो यूपीएस अभिदाता को आजीवन देय होगी। क्लियर। बेंचमार्क कॉर्पस जो है, इस पे ऑलरेडी मैं बहुत अच्छा वीडियो बना चुके। बेंचमार्क कॉर्पस क्या है? तो जो आप पूरी जीवन जो नौकरी सरकार एक अनुमानित करेगी कि अगर आप 32 साल की उम्र में आप नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं तो टोटल 28 यानी 60 साल की उम्र के रिटायरमेंट तक, यानी 28 साल में टोटल आप कितना आपके पेंशन जमा हो पाएगा आपके अकाउंट में, जितनी जमा हो सकता है। कुछ बीच में आप सस्पेंड हो, बीच में वो नौकरी छोड़ दे, रिजाइन कर दें, लेकिन एक अनुमानित रहेगा कि आपकी इतनी पैसा जो है जमा हो जाएगा 28 सालों में। जो जितना अनुमान लगाएगी सरकार, जो एक्चुअल कैलकुलेट करेगी, वही क्या कहलाएगा आपका बेंचमार्क। तो इसमें कह रहा है कि बेंचमार्क कॉर्पस का अर्थ है वह कोष जिसे विनियम 12 के तहत निर्दिष्ट किया गया है। इसमें विनियम 12 होगा, उसी में निर्दिष्ट किया जाएगा। डिफॉल्ट पैटर्न का अर्थ है कि जो भी आपको जो पीएफआरडीए के द्वारा पेंशन जो विधि नियामक जो है उनके द्वारा जो डिफॉल्ट पैटर्न लागू किया गया, आप उसको ही फॉलो करते हैं, नहीं तो अन्यथा आप अपने से जो है किसी पैटर्न को उसमें आप करेंगे। जैसे बहुत सारे जगह आप एनपीएस में भी जो थे एक डिफॉल्ट पैटर्न होता था जिसमें 33% एलआईसी पेंशन फंड में, बाकी 33% आपका अलग फंड में यूटीआई में जाता था। उसी तरीके से वो डिफॉल्ट था। अब जो डिफॉल्ट पैटर्न न करके अगर आप अपने से टीयर 1 टीयर 2 करते थे तो उसमें अलग अलग कंपनी को सिलेक्ट करने की आपके पास ऑप्शन हुआ करती थी। चलिए, तो डिफॉल्ट पैटर्न का अर्थ है पेंशन निधि, और निवेश पैटर्न का वह विकल्प जिसे प्राधिकरण द्वारा समय समय पर यूपीएस के तहत व्यक्तिगत कॉर्पस के संबंध में निर्धारित किया जाता है। कह रहा है कि पारिवारिक भुगतान वह मासिक राशि है जो किसी दिवंगत अभिदाता के कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी का दे। पारिवारिक भुगतान का मतलब ये होने कि बाल बच्चा दादा दादी सबका नहीं, सीधे स्पाउस का। अगर कोई फीमेल एम्प्लॉई है तो उसके हस्बैंड को मिलेगा, और कोई मेल एम्प्लॉई है तो उसके डेथ करने के बाद उसके आपका क्या वाइफ को मिलेगा। कार्यालय प्रमुख का अर्थ है केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम 2025। यानी कार्यालय प्रमुख का मतलब है कि जो भी पीएफआरडीए का जो ऑफिस होगा, जो हेड वित्त का मंत्री जो उस चीज़ों को, वित्त मंत्रालय जो है जो ऑफिस जो बना आपका इसका निर्धारित करेगी, उसी का मतलब कार्यालय प्रमुख हो। उसके जो ऑफिसर्स होंगे वही कार्यालय प्रमुख कहलाएंगे। व्यक्तिगत कॉर्पस, इंडिविजुअल कॉर्पस वो है जो आपके पेंशन जो आपके सैलरी से कटेगा, और सरकार के द्वारा भी जो है आपकी जो वहाँ पे जमा राशि होगी वही व्यक्तिगत इंडिविजुअल कॉर्पस के नाम से जाना जाएगा। कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी का अर्थ है यूपीएस अभिदाता। कानूनी रूप से का मतलब है कि जिस दिन आपकी नौकरी को रिजाइन करने वाले हैं या आपकी सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उससे पहले, देखो उसके 6 महीना पहले, जब आगे पढ़ेंगे उसमें, लेकिन उससे 6 महीना पहले आपको आप जो भी ऑनलाइन होगा या आप कोई ना कोई चीज़ों में फॉर्म फिलअप करने का आएगा, वहाँ पे आपको साबित कर देना होगा कि मेरी लीगल रूप से ये मेरी पति है या पत्नी है, उस तक साबित कर देना होगा। वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट लीगली वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। पूल कॉर्पस का अर्थ है जो सरकार जो 8% जो है वो जमा करेगी रिटायरमेंट फंड के लिए। ये पूल कॉर्पस, बेंचमार्क कॉर्पस और इंडिविजुअल कॉर्पस क्या है, आप जा करके हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के इस वीडियो को देख लीजिएगा। इस पर ऑलरेडी एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बना चुका हूँ, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल्स के साथ में बना चुका हूँ कि पूल कॉर्पस, इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंच कॉर्पस क्या होता है। देखिए, इसमें कह रहा है कि जो सर्विस पीरियड है, इन सर्विस पीरियड है जो अर्हक सेवा का अर्थ है यूपीएस अभिदाता की सेवावधि, यानी आप कितने साल तक, जैसे कोई व्यक्ति अगर 32 साल की उम्र में ज्वाइन करता है तो 28 साल नौकरी करेगा रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट 60 साल है तो अगर 62 साल हो गए तो उसी हिसाब से उस चीज़ों को बढ़ेगा। अनुसूची का अर्थ है कि इन विनियमों के साथ साथ संलग्न अनुसूचियाँ। क्लियर, तो यही सारी चीज़ें। अब यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं, देखिए अब अगला है एकीकृत पेंशन योजना का अर्थ है वह विकल्प जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत शामिल किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूपीएस अधिसूचना के अनुसार उपलब्ध है। चूंकि आपको पता है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और वो एनपीएस के अंतर्गत आ रहे हैं। एनपीएस में है, ओल्ड पेंशन स्कीम में उनको नहीं जाना है, ईपीएफ में है उनको नहीं जाना। जो एनपीएस के अंतर्गत हो, एनपीएस में प्राइवेट एम्प्लॉय भी आपके इन्वॉल्व है, लेकिन वैसे लोग एनपीएस में नहीं है। एनपीएस में सिर्फ उन्हीं लोगों को जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, सिर्फ वही जो है यूपीएस में जा सकते हैं। अगर कोई राज्य सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट भी इस चीज़ों को फुलफिल करती है तो उन लोग के लिए भी एनपीएस रहेगी।
यूपीएस रहेगी। यूपीएस अधिसूचना का अर्थ है कि वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या का एफएक्स पीआर दिनांक 24 जनवरी 2025। यूपीएस भुगतान आदेश का अर्थ है वह प्राधिकार है जिसे वेतन एवं लेखा अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट को जारी किया जाता है, जिसमें विनियम 20 के तहत निर्दिष्ट विवरण शामिल होते हैं। इन विनियमों के उद्देश्यों के लिए यूपीएस अभिदाता का अर्थ है केंद्र सरकार का वह कर्मचारी है जिसने इन विनियमों के अनुसार यूपीएस विकल्प का चयन किया हो और इसके तहत नामांकित हुआ। देखिए, अभिदाता का मतलब जहां भी अगर आपको यूपीएस अभिदाता की बात करते हो समझिएगा कि जितने भी लोग यूपीएस होल्डर हैं, एनपीएस यूपीएस में शिफ्ट होंगे, वो सभी के सभी जो भी इम्प्लॉय हैं वो क्या कहलाएंगे, यूपीएस अभिदाता को कहलाएंगे। अगला है इन विनियमों में प्रयुक्त ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों को जिन्हें यहाँ परिभाषित नहीं किया गया, उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए मौजूदा विनियम में परिभाषित किया गया। कह रहा है कि इसके अलावा और भी जो वर्ड्स होंगे जो इसमें परिभाषित नहीं किया गया तो उसका अर्थ वही होगा जो इस नियम के अनुसार बनाया गया। तो ये था आपके कंप्लीट चैप्टर 1। चैप्टर 1 में सिर्फ ये बताया गया है कि 1 अप्रैल 2025 से इम्प्लीमेंट होगा, इसका नाम क्या होगा, क्लियर, ये सारी चीज़ बताई कि इसमें बेंचमार्क कॉर्पस, पूल कॉर्पस, इंडिविजुअल कॉर्पस का मतलब क्या होगा, प्राधिकरण का अधिनियम का मतलब क्या होगा, तो इनका पूरा नाम क्या होगा, संक्षिप्त नाम क्या होगा, सभी चीज़ें इनके बारे में बताएगी। दूसरा जो चैप्टर है क्लियर, वो दूसरे चैप्टर के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अगर एक ही वीडियो में अगर लेके आते हैं तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम लोग सेकेंड चैप्टर जो है इसके लिए एक अलग वीडियो लेकर के आएंगे। और तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।